जितने भी गेम होंगे इंडिया के, ये सबसे टफ गेम होगा यार। लाइफ में पहली बार मुझे डर लगा। यार एमएमए फाइट और बॉक्सिंग में क्या अंतर है? ये पहन के भाई यहाँ तक आ रखे हैं, तो उसके बाद मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा। रिंग के अंदर एक पंच पड़ा, उसके बाद कितना मुश्किल है अपने माइंड को कंट्रोल करना। उनके पास दो ही ऑप्शन, या तो गैंगस्टर बनो या तो फाइटर बनो। एक एमएमए फाइटर का सबसे बड़ा वेपन है क्या यार? भाई अंदर जाना है, बाहर है बस। आदमी कौन चुनेगा यार गेम यार? वही होगा जो साइको होंगे, पागल होंगे। चैंपियन बनने के बाद आदमी कहते यार मैं तो छोड़ दूंगा करके। आपको पता चलता है कि ये स्पोर्ट्स है, ये ऐसा नहीं है कि भाई जाके मुझे खून निकालना है। किसी गलत जगह में लग गई और आदमी मर गया, फिर मेहनत कम में और चीज़ों में ज़्यादा लग गया था। सोशल मीडिया में अपने आप को एज अ इन्फ्लुएंसर प्रमोट कर रहा था और मैंने किया। उसमें और एमएमए फाइट में कितना अंतर है यार दोनों फाइट में? कोई बाहर से चिल्लाया मारो मारे, आपने सुना, आप और एक्साइटेड हो गया, आपने गलती कर दी। उसकी हड्डियां ही नहीं मुड़ेंगी यार। कोई भी एकेडमी ज्वाइन कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी कि आप प्रोफेशनल के अंदर करो। कि शायद ये 3-4 मिनट आपके देश का नाम सबसे ऊंचाई में भी ले जा सकते हैं। कौन सी कंट्री के आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छे फाइटर हैं यार? वो पूरा नकली हो गया, स्क्रिप्टेड हो गया, बस वो है। हमसे ज्यादा मेडल वो लेके जा रहे हैं। घर वाले नहीं बोलते कभी यार बेटा इसको छोड़ यार, कितनी चोट लग गई शरीर को। अगर आप जीत रहे हो तभी रिएक्ट मत करो, अगर आप हार रहे हो तभी भी रिएक्ट मत करो। तो टाइगर को नहीं बुलाया है भाई, तू भी तो आजा फाइट में यार। देख वैसे एमएमए के लिए मतलब क्यों गवर्नमेंट को नहीं लगता कि इसको भी इंडिया में इस लेवल पर लाना चाहिए? एक बार फिर लक्की बिस अनकट पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट में यार कोई एडिट नहीं होगा, कोई कट नहीं होगा, बिल्कुल आपको वैसा ही दिखाई देगा जैसा हमने शूट किया है। तो रुद्रप्रयाग की पहाड़ियों से दुनिया के पिंजरे तक, जिसने अपने हर लहू पसीने दर्द को अपना हथियार बनाया, हर चोट को एक मेडल की तरह पहना और बेल्ट सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि एक बड़ी जंग जीतनी थी, रोड टू यूएफसी। और उसका सिर्फ एक ही सपना कि हिंदुस्तान को एमएमए के नक्शे में सबसे ऊपर लेके जाना। तो आज हमारे खास मेहमान अंगद बिष्ट। थैंक यू अंगद भाई। थैंक यू सर। और आप आए एक चोट लगने के बाद भी। मैंने जब देखा तो भाई ने पैर में वो पहना हुआ था, मतलब ब्रेसिस। तो यार मतलब अगर कहीं और होता, हमने एक ही दिन पहले बोला यार अंगद भाई को कि सर मुझे अंगद भाई आपके साथ एक पॉडकास्ट करना है, क्योंकि मैंने सिर्फ उससे पहले ही देखा था क्या बोलते हो WWE जिस टाइप की फाइट। तो मुझे लगा यार बात करनी चाहिए। मुझे लग रहा है अगर कोई और होता तो बोलता है मेरी चोट लगी हुई है, चीजें तो कभी नहीं आता। और अब शुरू करते हैं। तो अंकित भाई सबसे पहले कि यार रुद्रप्रयाग, तो मैं बोलूँ यार रुद्रप्रयाग भाई हमारे उत्तराखंड के अंदर आता है, क्योंकि बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि नक्शे में रुद्रप्रयाग आता कहाँ है। तो रुद्रप्रयाग से लेकर दुनिया तक पहुंचना तो कैसे, मतलब क्या शुरुआत करी, कैसे हुआ? शुरुआत लंबी कहानी है। जब मैं रुद्रप्रयाग में थे, नवोदय से मैंने पढ़ाई किया है। तो नवोदय विद्यालय आपको पता होगा, बिल्कुल, पूरे 601 अभी नवोदय, उसमें 593 थे। तो नवोदय एक फैमिली की तरह हम लोग। तो मैंने वहाँ से पढ़ाई की थी 5वीं के बाद। तो वही था, स्पोर्ट्स में आगे थे, पढ़ाई में भी आगे थे, ऑलराउंडर, सब चीज़ करनी है, ये भी करना है वो भी करना है। तो फिर 12th पास किया, पढ़ाई में अच्छे थे। तो घर वालों ने बोला कि क्या बनना है, मैंने कहा डॉक्टर बनना है, क्योंकि बचपन से वही डाल रखे थे, डॉक्टर बनेगा हमारा बेटा, बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। सो वही था। एंड देन 12th के बाद मैं देहरादून आया था कोचिंग करने के लिए। तो फिर कोचिंग 1 साल किया। और 12th के बाद जब मैंने, उस समय क्या होता था कि यूपीएमटी पीएमटी ऐसे डिफरेंट, अब तो नीट आ गया है। तो उस समय ऐसा था, तो उस समय मेरे ज़्यादा मार्क्स आए थे और 1 साल करने के बाद मेरे मार्क्स कम हो गए। तब घर गया, ताने खाए बहुत सारे। तब वापस आया कि भाई क्या करना है, मैंने कहा दोबारा तैयारी करता हूँ। देन दोबारा बैठा, फिर लगा कि ये मेरे लिए नहीं है। फिर मैं जिम लाइन में गया, फिर जिम किया, बॉडी शॉडी बनाई। फिर मैं 19 साल का था उस समय। तो मैं आई वॉज वेरी यंग एंड ऐसा था कि क्या करें। तो मैं बैठा था, मैंने कहा यार लाइफ में रिस्क लेता हूँ, दिल्ली जाता हूँ। तो मैं दिल्ली चले गया घर में बिना बताए हुए। एंड देन दिल्ली में मैंने मुझे याद है कि मैं प्रेम नगर से निकला था। सेलेक्यू में मैं जॉब करता था, एक कॉलेज है वहाँ पर। तो वहाँ पार्ट टाइम में एज अ जिम ट्रेनर में की जॉब करता था। एंड देन 1 साल से पर मैं अपने आप को तैयार कर रहा था, बॉडी शॉडी बना रहा था कि भाई 1 साल बाद अपने आप को तैयार कर रहा था उस सिचुएशन के आने के लिए। तो जब मैं दिल्ली गया था, मैंने पार्ट टाइम जॉब ढूंढी जिम में। तब जिम में जॉब की, 6 महीने मैंने जॉब किया। और मेरे मन में हमेशा था कि यार एमएमए करना है, क्योंकि ये कुछ अलग है। और जब मैंने बॉडी शॉडी बना रहा था, तो मैंने ये भी सोचा कि बॉडी बना के फिर एक टाइम के बाद क्या करूँगा क्या, क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है कि मतलब मेहनत करने का वो होता है कि मेहनत करा दो बस, जितना कराना मेहनत करा दो बस। फिर वही था कि पार्ट टाइम जॉब किया। देन 6 महीने के बाद एमएमए एक एकेडमी ज्वाइन की मैंने। और धीरे धीरे करके मैंने
आई मीन पहले एमेच्योर फाइट खेली, और पहली जो एमेच्योर फाइट थी वो मेरी 1.5 महीने में मुझे करवा दी थी उन्होंने। तो मुझे याद है कि मैं जिम लाइन से आया, बॉडी शॉडी बना के, मेरा वेट उस टाइम 74 था। तो एमएम में कैटेगरीज होती है, जैसे बैंथम वेट, फ्लाई वेट, फेदर वेट। तो मैं 74 केजी था और मुझे कहा फाइट है, मैंने कहा ठीक है। तो जब मैं वहाँ गया मुझे लगा ठीक है, ओके चलो फाइट है। तो एक एकेडमी के अंदर हो रही थी, और फाइट से पहले वही पाँव थरथराने लग गए मेरे, और जैसे ही नाम लिया एकदम से। एमेच्योर में ऐसी होता है कि प्रोफेशनल में क्या होता है, आपको एक दिन 3 महीने पहले बता देते कि भाई आपकी फाइट आने वाली है। एमेच्योर में ऐसा नहीं होता है। एमेच्योर में इट्स लाइक कि जस्ट कभी भी आपका नाम बोल देंगे कि हाँ भाई अंगद दिस वर्सेस दिस गाय, और आपको बंदे भी उसी समय दिखते हैं। अब प्रोफेशनल में तो 3 महीने पहले पता है कि क्या है वो, क्या करेगा, क्या दाव मारेगा, उसमें ऐसा नहीं होता है। वाज जस्ट लाइक फाइट थी, 1.5 मिनट में फाइट जीता, 4 लोगों ने ताली बजाई। अच्छा लगा कि यार ऐसा भी होता है क्या, लड़ने के लिए भी आप लोग ताली बजा रहे हैं। तो वही मोमेंट था कि मैंने सोच लिया था कि मैं यही करूँगा। फिर दिक्कतें आई, फिर एमेच्योर से प्रोफेशनल चीज़ें जल्दी गई, इंजरीज, सपोर्ट नहीं मिलना सोसाइटी से, घर वालों से, फिर अपना नाम बनाना। फिर पहली जो मेरी फाइट हुई थी वो MTV पे हुई थी, उस समय सुपर फाइट लीग आता था 2018 में। एंड देन 1 महीने में 3 फाइट के लिए प्रोफेशनल। तो वैसे ऐसे होती नहीं है, टाइम बहुत लगता है, 3 महीने में एक प्रोफेशनल फाइट के लिए होती है, लेकिन वो टूर्नामेंट टाइप का था। देन मैं तीनों फाइट जीता, देन घर आया, फिर चीज़ें चलती रही, फिर फाइट। तो बहुत कुछ सीखा टाइम के साथ कि कैसे क्या करना है, बस यही जर्नी है बस। तो यार भाई देखो, हिंदुस्तान के अंदर हाँ जी, लोग अगर गेम चुनेंगे हाँ तो जी, मुझे लग रहा है लोग बोलेंगे यार क्रिकेट खेल लेते हैं। यस, ठीक है, लोग बोलेंगे यार क्रिकेट ना सही, चलो क्रिकेट में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो रहा है आज के टाइम में, फुटबॉल खेल रहे हैं कुछ। भाई कौन बोलेगा कि जाके रिंग के अंदर फाइट करनी है यार? आदमी कौन कभी किसी को सुना है? अगर आज भी कोई बोले यार कि भाई मुझे चैंपियन बनना है, तो मैं बोलूंगा जाओ जाओ MMA कर लो यार, बॉक्सिंग कर लो। यस, भाई दम है तो इंडिविजुअल गेम है ना, जी जी। इसमें कोई भाई बंदी है नहीं, सामने फाइट करोगे। लेकिन आदमी कौन चुनेगा यार गेम यार? वही होगा जो साइको होंगे, पागल होंगे। एक बार लाइक मतलब जब हमने, मुझे लड़ने का बहुत शौक था हाँ, बचपन से ही। मेरे बचपन में ऐसा था कि आपको पता होगा गांव में जब हम बिल्कुल, जाते हैं कि 2 बच्चों की लड़ाई नहीं कराते हैं, हाँ, जो लड़के होते हैं हाँ, कि चलो भाई लड़ो। रील्स भी आती रहती है आजकल, मुझे हाँ, बचपन की याद आती है। तो मेरे अंदर हमेशा था कि मुझे लड़ना है बस। हम्म, तो इवन मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो कोई बड़ा बंदा मुझे मारता था, मैं कहता जब मैं बड़ा होऊंगा तब देखूंगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, तो ये मुझे लगता है किसी के अंदर पहले से होता है। लेकिन टाइम के साथ आप इतने मैच्योर हो जाते हो कि आपको पता चलता है कि ये स्पोर्ट्स है, ये ऐसा नहीं है कि भाई जाके मुझे खून निकालना है। एक टाइम पे मेरी मेंटालिटी ये थी कि भाई अंदर जाना है, हारना है बस। अब ऐसा होता है कि भाई स्पोर्ट्स है, यू नो, इट्स ब्यूटी, इट्स लाइक अ चेस, कि मैंने एक दाव सीखा था, अगला बंदा 2 मार रहा है तो मेरे पास तीसरा दाव होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत है फिर। अरे भाई इस पैर में लगी है चोट, ये पैर ढंग से काम नहीं कर रहा, तो लगता नहीं है यार कि भाई एक पैर तो 5 कितना टाइम लगेगा 1 महीने इस पैर को, इसको 6 महीने लगेंगे। और 6 महीने के बाद फिर दोबारा 6 महीने के बाद 9 महीने में मैं स्पोर्ट्स में फाइट डिसाइड कर सकता हूँ, फिर एंड 12वें दोबारा महीने फाइट, में, यस, फिर दोबारा फाइट फाइट। करना है तो लड़ना मेरी फितरत में, लड़ना मेरा काम है। मुझे लगता है कि भगवान ने इसलिए भेजा भाई लड़ने के लिए बस। तो मैं यही सोचता हूँ कि लास्ट फाइट थी मेरी, इंजरी थी दोनों पाँव पे, हाँ, और अब मुझे लोग बोल, मैं हार गया फाइट, और मेरा ACL था, लेफ्ट में तो ACL नहीं था, राइट में MCL था। और मुझे लोग बोलते कि तुमने फाइट क्यों ली, नहीं लेनी चाहिए थी। अब मैं इस बारे में सोच रहा था यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं ऐसा कि फाइट नहीं लेता, मैं छोड़ देता। तो ऐसा कुछ आया नहीं मेरे दिमाग में, तो वो यही है बस, लाइक दिस। लेकिन अभी जो इंडिया का सबसे बड़ा MMA का जो MFN फाइट है, उसमें बेल्ट जीतने के बाद भी लोग बोले यार मैं तो टाइटल कभी छोड़ूंगा ही नहीं, तो फिर आपने डिसाइड किया यार मैं ये टाइटल छोड़ दूंगा, ऐसा क्यों? मतलब चैंपियन बनने के बाद आदमी कहते यार मैं तो छोड़ दूंगा करके। उस समय ऐसा था कि जो मेरी फाइट थी ना, वो एक ब्राजील के साथ, मैं एक बार फाइट जीता, बेल्ट जीता। देखो बहुत सारी चीजें हैं कि उस समय जब मेरी फाइट थी जो नेक्स्ट, वो एक ब्राजील के बंदे से हुई थी, एंड ही वाज वेरी रफ, यू नो, ही वाज वेरी टफ। और मतलब मैं सच बताता हूँ कि लाइफ में पहली बार मुझे डर लगा कि यार मैं जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा, क्योंकि जब मेरा बेल्ट आई आई वाज लाइक, मेहनत कम में और चीजों में ज्यादा लग गया था। सोशल मीडिया में अपने आप को एज अ इन्फ्लुएंसर प्रमोट कर रहा था, और मैंने किया, और मुझ पास ब्रांड्स भी आए। पर जिस दिन मेरी फाइट का दिन था, जब मैं सीखना भी चाहता था, ऐसा नहीं है, मैंने मेहनत भी की, लास्ट के 3 महीने मेहनत की, बट जब वो आया बंदा, तो वो यार ब्राजील वाले तो साउथ अमेरिकन फवेला, वो लोग तो बचपन से ही वो, उनके पास 2 ही ऑप्शन, या तो गैंगस्टर बनो या तो फाइटर बनो। ये 2 ही ऑप्शन होते हैं उनके पास। तो जब वो बंदा आया तो यार उसके अंदर लगा मुझे किलर इंस्टिंक्ट, वो पहली बार मुझे लाइफ में डर लगा। और मैं तो सच कहूँ, अपने जो कुल देवता उनसे मदद मांग रहा था भाई की मदद करो मेरी। मेरे दोस्त भी है साथ में, तो मैं घर भी बात कर रहा था कि क्या होगा क्या है। मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में, एंड और अगले दिन
बंदे ने वेट दिया नहीं, तो वो 2.5 किलो ऊपर था वेट उसका, हाँ। तो वेट वो फाइट कैंसिल हो गई। हम्म, तो मैं मानता हूँ ऊपर भी है। तो तो उसके बाद मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा हाँ। कि यार मैं चैंपियन हूँ, मेरा बेल्ट है, और बेल्ट का मतलब ये है कि यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग, हम्म, कि आपको कोई भी दे सकता है, आपको रेडी रहना पड़ेगा। हम्म, एंड मैं रेडी नहीं था। उसके बाद मैंने मैम को कहा कि जस्ट मैं आगे खेलना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ टाइम के लिए। देन आई मीन फिर उन्होंने मुझे एनओसी दी, और मैं फिर 1 साल का मुझे टाइम मिला, और 1 साल तक मैं मेहनत करता रहा। फिर मेरा ये नहीं था कि मैं रोटी एफसी में खेलूंगा, हम्म, बस मैं मेहनत करता रहा। तो उसमें यह था कि मैंने मेहनत नहीं की, स्टडी की, बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ी। और ये काफ़ी अजीब बात है कि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं, जितने भी एथलीट है, कि साइकोलॉजी क्या होती है, रिहैब हो गया, रिकवरी हो गया, स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट है। एंड जो 1% जो कहते हैं कि आई मीन पीक परफॉर्मेंस हो गया, इसके सारे बारे में 1 साल तक मैं मेहनत करता। एंड जब मेरा चांस आया रोटी एफसी, इतना मुझे पता था कि एक मेरा चांस आएगा, बट आई हैव टू बी रेडी फॉर दैट, कि मुझे रेडी रहना पड़ेगा। 1 साल तक मेहनत करता रहा, देन रोटी एफसी 1 हुआ, देन 2 हुआ, ऐसे। तो रोड टू यूएफसी में आपने मैंने पढ़ा कि 3.39 सेकंड के अंदर नॉकआउट कर दिया। यस। तो यार वो भी तो सामने वाला फाइटर होगा, लेकिन एक फाइटर को महज 3.5 मिनट के अंदर नॉकआउट करना, तो उसके लिए कितना तैयार किया होगा अपने आप को कि यार 3.5 मिनट में मुझे नॉकआउट कर देना है। वो भी उसको जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी किसी ना किसी कंट्री को तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है कहीं ना कहीं। तो लेकिन कितना मुश्किल था वो। आई मीन देखो, ऐसा होता है कि अभी जैसा हम ट्रेनिंग करते हैं, हम लाइक वी आर ट्रेनिंग ऑल द टाइम। जैसे मेरा जो सेशन होता है 7 से 8, फिर 7 से 8 बॉक्सिंग, देन 8 बजे के बाद रेसलिंग, शाम को 4 से 5 कंडीशनिंग सेशन, और फिर 5 बजे के बाद ड्रिल्स इट्स नॉट लाइक फुल ट्रेनिंग, ड्रिल्स हो गया, रेपिटेशन हो गया, देन 6 बजे के बाद स्पारिंग, तो चलती रहती है। तो लास्ट के टाइम पे हम ये करते हैं कि ट्रेनिंग को शॉर्ट कर देते हैं। लास्ट के जैसे लास्ट के 15-20 दिन 1 घंटे की ट्रेनिंग, और लास्ट के 7 दिन 15 मिनट की ट्रेनिंग। तो 15 मिनट ऐसे चाहें कि आपको फुर्ती चाहें, आपको फिनिश करने के लिए आना है, एक भी सेकंड आपको ढीला नहीं रहना है। तो वही मेंटालिटी वहाँ रहती है, और हम जाते हैं किलर के लिए कि भाई फाइट मतलब फिनिश करनी है। तो वही है, कई बार बंदे झेल लेते हैं, कई बार 3 मिनट 30 सेकंड तक ही फाइट हो जाती है। अच्छा, अगर किसी फाइट के अंदर सपोज करो, भाई फाइट है ना यार, यस, आदमी का ही तो शरीर है, हाँ जी, पत्थर तो है नहीं कोई, यस, किसी गलत जगह में लग गई और आदमी मर गया, फिर मर गया तो हमारा वेवियर साइन होता है पहले कि भाई अगर मुझे कुछ हो जाता है फाइट में, तो इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी। लेकिन फाइट में क्या है कि 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो ग्रोइन हो गया, तो ग्रोइन में एलगार्ड लगाया रहता है, और पीछे स्पाइन पे मारना अलाउड नहीं होता है। इसके अलावा वेट कट होता है जो बहुत ही ब्रूटल होता है। जैसे हम लास्ट के 2 दिन 5 से 6 किलो वेट कम करते हैं, और लास्ट के एक ही दिन में 5 से 6 किलो वेट बढ़ाते हैं। तो वो टेक्निक होती है साइंटिफिक की, पहले वाटर लोड करना हो गया। जैसे सपोज मेरा वेट वॉकिंग वेट 65 है, मुझे 57 देना है, जो कि मेरी कैटेगरी है अब। तो ऐसा होता है कि पहले मैं कार्ब्स छोड़ूंगा, और ओनली प्रोटीन या फैट होगा मेरी डाइट में। फिर धीरे धीरे करके कार्ब्स कट होगा, क्योंकि कार्ब्स वाटर होल्ड करता है। फिर लास्ट के 2 दिन नमक छोड़ दिया। फिर जैसे वाटर लोड किया, पहले 8 लीटर पानी पिया, फिर 8 लीटर पिया, फिर लास्ट के 4 दिन 4 लीटर पिया, फिर 4 लीटर पिया, फिर लास्ट के 2 दिन 1 लीटर, लास्ट के 1 दिन आधा लीटर। तो फिर क्या होता है कि जब बॉडी से वाटर फ्लश होता रहता है, तो लास्ट में पानी निकलता रहता है बॉडी से। तो लास्ट के जो 4 किलो हम वाटर वेट लॉस करते हैं बॉडी से बस। पहले वाटर लोड किया, एंड देन लास्ट में नमक छोड़ दिया, कि नमक भी वाटर रिटेंशन करता है। देन फिर सोना, स्टीम लिया, सुबह वेट दिया। देन वेट देने के बाद वाटर लोड करना है, कि 4 किलो जो पानी निकाला था बॉडी से वो आना चाहिए। तो वो भी साइंटिफिक होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम बराबर होने चाहिए। क्योंकि अब मैं वही कह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि कभी जब ये बच्चे ये प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं, इंडिया में तो मैं क्या बताऊँ, ये बहुत ही कॉमन है, किसी को नहीं आता है। इवन मैं भी जब जाके मैंने इतने इस लेवल पे आके आई मीन मैं जब इन्वेस्ट कर रहा हूँ पैसे डाइटिशियन पे, तब जाके वो मुझे बता रहे हैं कि दिस इज द वे। तो जब मैं वाटर लोड करता हूँ, तो अगर मेरे अंदर सोडियम पोटेशियम की कमी है, तो मैं कभी भी जो मेरा पानी तो मैं लोड कर लेता हूँ, लेकिन वो ब्लोटिंग हो जाती है। तो मेन होता है कि जो पानी को जो मसल्स के अंदर पहुंचाना है, उसके लिए जो गेटवे है सोडियम पोटेशियम, वो सही होना चाहिए। अगर वो सही है तो नहीं जाएगा। तो ऐसे में अगर आप फाइट करने जा रहे हो, तो तब मरने के चांसेस होते हैं। तो ऐसा बहुत बार होता है कि बॉक्सिंग में तो बहुत कॉमन है कि वाटर हाइड्रेशन सही से नहीं हुआ और सर पे लगी हेमरेज हो गया। तो दिस इज द कॉमन थिंग। अदरवाइज ऐसा बहुत ही कम होता है कि कोई मर गया हो। लेकिन जब भी हम रिंग के अंदर होते हैं, रिंग के अंदर स्टार्टिंग में देखो आमने सामने खड़े हैं, हाँ जी, तब तो माइंड काम करेगा। यस,
लेकिन जैसी फाइट स्टार्ट होती है, वो हम्म। दुनिया के किसी भी फील्ड में हो, Yes. हम लोग ऑपरेशन में जाते हैं, हाँ जी। तभी माइंड तब काम करता है जब तक फाइट नहीं हो रही Yes. होती है। जब भी पहला पंच पड़ता है, उसके हाँ बाद आदमी का दिमाग काम करना बंद होता है, उसके बाद होता है सिर्फ एग्रेशन करो, है ना। Yes. उसके बाद याद नहीं रहेगा कि इसको यहाँ नहीं मारना, इसको यहाँ नहीं मारना, हाँ जी। क्योंकि एक गुस्सा है, आप एक देश को रिप्रेजेंट जी। कर रहे हो, चीजें हैं, तो उस टाइम कितना मुश्किल है खुद को कंट्रोल करना इस हाँ जी। सिचुएशन पर। यार 2 पंच पड़ गए, हम्म। क्या हुआ एक्चुअली, Yes. हम लोग भी एकेडमी में थे, कमांडो ट्रेनिंग कर रहे थे, तो कंपलसरी था एक दिन बॉक्सिंग करना। तो मेरे को पता था मेरा बड्डी कौन है, हम लोगों ने आपस में डिसाइड कर लिया हाँ जी। कि यार भाई तू भी मत मारना, मैं भी नहीं मारूंगा, एक्टिंग करेंगे, क्योंकि सबका कंपलसरी था करना। यार कौन जबरदस्ती Yes. ना, भाई किसी के यहाँ मार कर देख लो, उसको चक्कर आ जाएगा 2 Yes, मिनट yes, के अंदर सही हल्का सा टच करने से। हाँ जी। तो मैं और मेरे बड्डी आपस में बॉक्सिंग कर रहे थे, Yes. इंस्ट्रक्टर को पता चल गया भाई ये नाटक कर रहे हैं, ठीक है, उसको पता चल गया नाटक कर रहे हैं, उसने एक को बोला तू आउट कर, और भाई इंस्ट्रक्टर आया, उसने 2 घुमा कर धरे, नॉर्थ खो गया यार पूरा का पूरा, मतलब दिमाग काम करना बंद हुआ। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जब रिंग के अंदर एक पंच पड़ा या एक किक पड़ी, Yes. उसके बाद कितना मुश्किल है अपने माइंड को कंट्रोल करना। हाँ जी। यस, वही मैं आपको पहले बोल रहा था कि मेंटल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम्म, तो उसके लिए जैसे मैं, जो मेरी लास्ट फाइट थी वेगस में थी, हम्म, सॉरी रोड टू UFC वाली, हम्म, तो वेगस जब मैं जा रहा था मेरे साथ कोई था नहीं, मेरा कोच आ नहीं पाया, लेकिन एवरीथिंग वाज नॉर्मल, हम्म, क्योंकि मैंने माइंड में इतनी बार रिपीट कर दिया था कि ऐसा होगा। हम्म। तो जब आप ऐसे मानते हो, विजुअलाइजेशन करते हो, या आप स्टिमुलेशन करते हो कि इस राउंड में ये होगा, तो फाइट से पहले हमारा ये रहता है, स्टिमुलेशन के राउंड होते हैं 3-4 दिन पहले, कि भाई अगर मेरा फाइटर कोरियन है तो कोरियन गाना बजेगा जब मैं रिंग के अंदर वॉकआउट कर रहा हूँ, अच्छा, एंड वी फील लाइक दिस कि अगर मैं ऐसा होगा। पर अगेन वो विजुअलाइजेशन ओवर भी नहीं करना है, इतना ही करना है कि जितना होगा फाइट में। ओके, कोरियन गाना चल रहा है, इवन जो अनाउंसर है वो वैसा नाम ले रहा है कोरियन बंदे का, समथिंग लाइक दैट। सो एक बार ब्रेन को तब हैबिट हो जाती है मेन कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है। सो विजुअलाइजेशन बहुत करते हैं हम। देन मेडिटेशन हो गया, कि मेडिटेशन ने मेरी लाइफ बहुत चेंज किया है। इवन जस्ट मुझे लगता है कि मैं हर फाइट में इसमें स्पिरिचुअल में ग्रोथ करता हूँ बहुत ज़्यादा। एंड देन मेडिटेशन ने इट्स लाइक रिएक्ट नहीं करना है, चाहे आपको कोई बुरा बोले या भला बोले, सेम थिंग फाइट में भी है कि आपको ओवर रिएक्ट नहीं करना है। तो कभी पड़ती है तो इट्स ओके, इट्स जस्ट नॉर्मल, तो इट्स लाइक दिस। तो इंडिया के अंदर जो MFN फाइट Yes, जो yes. स्टार्ट किया, MFN, श्रॉफ फैमिली yes, ने स्टार्ट yes. किया, तो कभी आप मिले टाइगर से तो टाइगर को नहीं बुलाया भाई तू भी तो आजा फाइट में यार, भाई सिनेमा में तो 20-20 लोगों को मारते हो, चीज तो कितना मुश्किल है, नहीं बोला टाइगर को यार तू भी बार रिंग के अंदर ही आजा भाई? नहीं, मैं उनसे मिला था, इट्स अमेजिंग गाय, इट्स वेरी हम्बल। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। जो श्रॉफ फैमिली है, आयशा मैम हो गया, इट्स अमेजिंग वुमेन, लाइक मतलब डिफरेंट लेवल। हमें ऐसा लगता है कि बाहर से हाँ भी ऐसा कुछ है, लेकिन डीप डाउन में पता है कि दे आर लाइक वेरी हम्बल पीपल। सो बस सर से मिला था, ऐसा बोलने का मौका हुआ ही नहीं, क्योंकि दे आर लाइक, वो तो एक शो दिखा रहे हैं। सो तो नेक्स्ट टाइम मिलो तो एक बार बोलना टाइगर को यार एक बार तुम भी तो आओ यार रिंग के अंदर आओ, नहीं, जरूर है ना, जरूर। बोलना पक्का है। लक्की बिस्ट मिला था, उसने बोला एक बार रिंग के अंदर आके थोड़ा फाइट करनी है करके। यस सर, तो जरूर। कितना डिफरेंट है। हाँ जी। अच्छा एक चीज और, कि बहुत सारे लोगों को अभी MMA कंफ्यूज है यस। कि यार ये फाइट है क्या। मार्शल आर्ट में बहुत सारी कैटेगरी है, यस। इसमें जो रेसलिंग है इसमें कितना डिफरेंट है दोनों फाइटों में। जो हम पहले शायद WWF एक टाइम चलता था, बाद में उसका नाम कुछ और चेंज कर दिया, RAW कर दिया, मुझे नहीं पता क्या नाम चेंज किया उसमें, और MMA फाइट में कितना अंतर है यार दोनों फाइट में? उसमें जमीन आसमान का फर्क है पूरा। वो पूरा नकली हो गया, स्क्रिप्टेड हो गया, बस वो है, ये रियल है। अच्छा ये रियल है, ये वो real पूरा की मतलब उसमें आए अंडरटेकर हाँ जी, आया ऐसे करके मारा। यस, वो जो दोबारा जिंदा हुआ, वो उसकी आत्मा उसमें है, सब नकली है। देखो ये है कि स्क्रिप्टेड है, एंड ऑफ कोर्स वो स्क्रिप्ट करने की आपको एथलेटिज्म चाहिए, तो उसके लिए वो मेहनत करते हो कि जो भी फ्रंट रोल मारना है या बैक फ्लिप मारनी है, वो काबिले तारीफ है, लेकिन वो स्क्रिप्टेड है। ओके, तो वो फाइट हो रही है। लेकिन हम यार अंगद भाई कभी भी मतलब आप रिंग के अंदर जाते हो, एक फाइटर का, एक MMA फाइटर का सबसे बड़ा वेपन है क्या यार? क्या है उसका सबसे बड़ा हथियार? सबसे बड़ा वेपन, मैं एक कोट बोलता हूँ, अ मैन हु कनकर हिमसेल्फ विल कनकर द वर्ल्ड। उसमें सबसे बड़ा वेपन है उसका माइंड। अगर वो अंदर से शांत है ना, तो भाई शांत है। तो क्योंकि जब हम फाइट करने जाते हैं तो लोग चिल्लाते हैं, पागल हो जाते हैं कि मार उसको, गालियां देते हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इतना हल्ला और इतना क्योस हो रहा है, आप शांत बैठो। देखो ये कितना कितना मतलब कितना फैसिनेटिंग है ये चीज। तो वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा वेपन है, योर माइंड, कि आप कितना अपने आप को शांत रख रहे हो। कोई बाहर से चिल्लाया, मारो मारे, आपने सुना, आप और एक्साइटेड हो गया, आपने गलती कर दी, ठीक है। कई बार आप अंडर प्रेशर हो गया, अरे यार क्या होगा, किसी ने उसके अपोनेंट ने कुछ बोल दिया, या उसने अपोनेंट ने शो ऑफ किया कि भाई तुझे मैं मार दूंगा, आप रिएक्ट कर गए, आपने कहा तो मुझे मार देगा, मैं डर डर के खेल रहा हूँ, मैं हार गया। तो वहाँ पर अपने माइंड को कंट्रोल करना, दैट इज आई थिंक बिगेस्ट वेपन, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब भी हम लोग फाइट करते हैं या आप जब भी रिंग के अंदर फाइट करते हो, एक फाइटर को
आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हम्म। सामने वाला जो भी आपका सेकंड फाइटर है, हाँ जी। हमारे को उसके हैंड्स पर पैर पर नजर या उसकी आंखों पर नजर, आप क्या करते हो कि आपका आई कांटेक्ट कहाँ होना Yes. चाहिए एक फाइटर के साथ? आई मीन जब ये टेक्निक होती है सिंपल से, अगर आप आंखों में दिख रहे हो तो आपको चारों ओर दिखता है, अगर आप खाली पैर पे देखोगे तो आपको हाथ में नहीं दिखेगा, अगर पंच पे दिख रहा हो तो आपको किक नहीं पड़ेगा। सो यू हैव टू बी लाइक, मतलब हर समय आपको चौकन्ना रहना चाहिए कि, पर देखते हम यही है तो हमको पूरा दिखता है। इसकी टेक्निक होती है, जैसे कोई हुक मार रहा है, मैंने ब्लॉक किया, किक आ रही है, लेकिन सामने ही देखना जब मैं, क्योंकि इंसान का विजन 180 डिग्री होता है। जैसे चिड़ियाँ होती है वो 360 होता है, पीछे से पत्थर मारो तो भाग जाती है, तो वैसे ही हमें दिखता पूरा है, तो वी जस्ट फोकस। लेकिन ये होता है कि घूरना नहीं होता है, अगर आप ज़्यादा घूरोगे तो यू आर सीइंग ओनली दिस थिंग, टेक डाउन्स नहीं देख रहे हो आप, ये सारी चीज़ होती और एक चीज, जैसे अंगद भाई आप फाइट करे, एक टाइटल जीतने के बाद लोगों ने आपको मना नहीं किया यार कि भाई टाइटल जीत चुके हो, उस बेल्ट को छोड़ो मत? है। लोगों ने कुछ तो यस, कहा होगा। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा तो नहीं है दोस्त लोग चार बोलते हैं, लोग बोलते हैं यार भाई चैंपियन बनने के बाद तुम टाइटल को छोड़ दे रहे हो, तो कुछ तो बोला होगा लोगों ने फिर इस चीज से, नहीं यार मुझे ये डिसीजन लेना है कि नहीं यार मुझे रोड टू यूएफसी फाइट करनी है, मैं इस टाइटल को छोड़ूंगा। तो ये कितना मुश्किल था कि किसी चीज को जीतने के बाद उसको छोड़ना? आई मीन नहीं, एक्चुअली देखो, जब मैं फाइट मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने कोई ऐसा नहीं किया था कि मुझे पैसा कमाना है या मुझे मोटिवेशन चाहिए, मुझे बेल्ट चाहिए या मुझे रोड टू यूएफसी जाना है। बस हमने इसलिए किया था कि अच्छा है, बस कि भाई करना है, बस ये था। तो वो माइंडसेट मेरा अभी तक है कि हाँ बस करना है बस। तो यू नो ये ऐसा है कि बस, ये ऐसा है कि बस पसंद है कि ये मेरा काम है। अगेन मैं वही बोल रहा कि भगवान ने मुझे यहाँ भेजा भाई, तू ये कर, करते रहे बस, सिंपल। और स्टेमिना के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे बहुत सारे लड़के चाहेंगे यार, आजकल आजकल तो बिल्कुल एमएमए भी धीरे धीरे आ रहा है, देखो मैं भी आया ना बिल्कुल यस, बात करने, यार मुझे बात करनी हाँ चाहिए जी, करके। यस सर। तो उन जो भी इस फील्ड में आना चाह रहे हैं या जिनको लगता है कि मुझे बाद में एमएमए फाइटर बनना है, ठीक है, यूएफसी में इंडिया का नाम ऊपर लेके जाना है, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कोई बच्चा करना चाहे तो उसकी एक एक्यूरेट एज क्या है यार? अब कोई 35 साल 40 साल में तो कहेगा नहीं यार मैं फाइटर बन जाऊंगा, Yes. उसकी हड्डियां ही नहीं मुड़ेंगी यार, क्यों? सही बात। लेकिन तो क्या एज होनी चाहिए अगर किसी को अपना करियर बनाना है तो हमें उसमें? जितना यंग हो सके उतने जल्दी करो। अगर देखो बच्चे तो इस उम्र में क्या सोचेंगे, लेकिन अगर पेरेंट्स सोच रहे हैं कि हमारा लड़का कल के दिन वर्ल्ड चैंपियन बने, तो अभी से स्टार्ट करो, बचपन से 6वीं 8वीं क्लास से स्टार्ट, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, व्हाटएवर, कराटे हो गया। तो क्योंकि ऐसा ही होता है, जैसे बाहर के जो कोचेस होते हैं वो अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं छोटे बच्चों पे, क्योंकि उन्हें पता है कि इट्स अ लॉन्ग रोड। तो वो ऐसा नहीं करते हैं कि कोई 25 साल का है उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट करे, अपना पैसा इन्वेस्ट करे, ऐसा नहीं करता। तो स्टार्ट यंग, जितना हो सके उतना जल्दी करो। और बहुत सारी फाइट के अंदर इंजरी हो जाती है और बहुत सारे लोगों को हुआ होगा हाँ जी, कि सपोज करो एक एमएमए फाइटर लड़ रहा है और एक इंजरी हो गई यार, वो परमानेंट इंजरी हो गई, उससे रिकवर होना बहुत टाइम लग जाएगा, तो फिर कितना मुश्किल है, वो आदमी करेगा क्या उसके बाद? आई मीन यही है, देखो एमएमए में यही इसका, देखो जैसे मैंने बहुत बार देखा, देखो जो बोन की इंजरी आती है चल जाती है, जैसे लिगामेंट टूट गया ये हील हो जाएगा, लेकिन जैसे स्पाइनल कॉर्ड की जो इंजरी होती है उससे नहीं रिकवर कर सकता, जो पैरालिसिस हो जाता है, तो ऐसा बहुत बार होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई एकेडमी ज्वाइन करो, आप प्रोफेशनल एकेडमी ज्वाइन करो। आई मीन मुझे भी याद है जब मैं स्टार्टिंग में किया था तो बच्चे सीधा लेग लॉक, पाँव तोड़ दे रहे थे, हड्डियाँ मेरी दोनों रिब्स की बाहर निकली हुई हैं, फ्लोटिंग रिब्स। तो वो स्टार्टिंग में बहुत मार खाई, और वो अब सोचता हूँ कि यार मैं क्या कर रहा था। तो कोई भी एकेडमी ज्वाइन कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी कि आप प्रोफेशनल के अंदर करो बस, नहीं तो इंजरीज तभी होती है जब कोई गलत टेक्निक कर रहा हो। अब किसी ने टेक डाउन लेते हुए किसी ने ऐसे उठा दिया पीछे की तरफ, तो कमर टूट जाएगी, जबकि वही टेक्निक सामने से करना जरूरी है। तो इंजरी होती है, लेकिन उनको ही होती है जो गलत कर रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज बहुत कम चांसेस है इंजरी के। जब भी आपकी फाइट होती है, जैसे आप दुबई फाइट करके आए, बाहर फाइट कर कर आए, तो एक रात पहले कितना प्रेशर होता है एक फाइटर के ऊपर कि यार अगले, अगर मैंने एक बार एक स्टेटमेंट पढ़ा था एथलीट सर पे, एक एथलीट सर का, कि वो रात भर सो ही नहीं पाए भाई, नींद ही नहीं आई यार कि मेरा कल एक कंपटीशन है, मैं वर्ल्ड चैंपियन बन रहा हूँ, और भाई सो ही नहीं पाए तो नींद ही पूरी नहीं हुई। अब नींद पूरी नहीं हुई तो वर्क कैसे करेंगे? अब हम तो हैं तो इंसान ही ना यार, तो इंसान में तो प्रेशर होगा ही कहीं ना कहीं, क्योंकि शायद ये 3-4 मिनट आपके देश का नाम सबसे ऊंचाई में भी ले जा सकते हैं, फिर आपको दोबारा 5 साल पीछे भी छोड़ सकते हैं। तो ये वो रात को कितना मुश्किल है इजी तरीके से निकालना। उस रात को मैं सबसे जल्दी सोता हूँ 8 बजे। तो मेरा ये होता है हमेशा कि 10 या 11 घंटे की नींद लेनी है मुझे फाइट वाले दिन, क्योंकि नींद सबसे इम्पोर्टेंट है, स्लीप। तो हम तो अपने 8-9 बजे सो जाते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी ट्रेनिंग करते हैं अपने ब्रेन को कि भाई फाइट आने वाली, स्ट्रेस है। तो अगर मैं वही कह रहा हूँ कि
द पीक परफॉर्मेंस है वो तभी आती है जब आप कभी देखोगे कि नॉर्मल डे के दिन आप अच्छा कर रहे हो लेकिन आप कंपटीशन डे के दिन अच्छा नहीं कर पा रहे क्योंकि उतने स्ट्रेस है, किसी ने कुछ बोल दिया। कई बार ऐसा भी होता है कि फाइटर जाता रहता है, पीछे से कोई टोक देता है, अरे ऐसी गलती मत करना, उससे उसका ध्यान भंग हो जाता है और वो खराब खेलता है। तो इन चीज़ों के लिए हम वही है, विजुअलाइजेशन एंड इंस्ट्रूमेशन, फाइट इंस्ट्रूमेशन बहुत ज़रूरी है। इवन जैसे मेरी 4 बजे फाइट होती है तो मैं 4 बजे के अकॉर्डिंग ही उठूंगा। अगर जैसे मेरी फाइट थी जब वेगास में थी, तो हमारा जो एक शेड्यूल होता है फाइट वाला कि इस बजे फाइट होगी, 5 बजे मेरे फर्स्ट कार्ड में फाइट होगी, 6 बजे मेरी फाइट होगी, तो मैं वैसे ही होऊंगा, मैं अकेडमी आ जाऊंगा 4 बजे। अगर मैं बस आ रही है तो मैं रैपिडो करूंगा अपने आप लिए कि भाई इमेजिन की बस आ रही है, मैं वैसे ही जाऊंगा, 5 बजे पहुंचूंगा, 6 बजे वही टोटली वार्म अप करूंगा, वही गाना सुनूंगा, एग्जैक्ट वैसे ही अंदर जाऊंगा एंड एग्जैक्ट वही मोमेंट होगा मेरा जो मैं फाइट वार्म अप से पहले हो गया या फाइट एंट्री करते हो गया, एंड देन मैं फाइट करूंगा। ऐसे करके हम 10-12 दिन पहले से हम वो रेपिटेशन करते हैं, तो हमें इतना स्ट्रेस नहीं होता फाइट वाले दिन। तो आपको लगता है कि इंडिया के अंदर जिस तरह से लोग क्रिकेट के लिए पागल हैं, यार भाई आईपीएल आ रहे हैं, जो भी XYZ क्रिकेट की गेम आ रहे हैं, वैसे एमएमए के लिए मतलब क्यों गवर्नमेंट को नहीं लगता कि इसको भी इंडिया में इस लेवल पर लाना चाहिए? मतलब गवर्नमेंट का तो अब मैं क्या बताऊं, लाइक अब ये चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब मे बी प्रमोशन हो गया ये, या मे बी जब तक घुसेंगे नहीं या प्रमोशन नहीं करेंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी का शायद तभी सपोर्ट मिले, ऐसा हो सकता है। अदरवाइज ये तो मैं भी नहीं समझ जाऊंगी क्योंकि इतना टफ स्पोर्ट्स है, एथलीट को बहुत कुछ मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिलता है। और एक चीज़ और अंगद भाई कि फॉर एग्जांपल आज आप देख रहे हैं कि दुनिया के कोई भी गेम जैसे क्रिकेट वगैरह के बहुत सारे लोग मिलते हैं और मेरे को बोलते हैं लक्की भाई मैं इससे अच्छा क्रिकेट खेलता था, साला मैं वहाँ पहुंच नहीं पाया, मेरी जैक नहीं थी। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, लेकिन मैंने मुझे नहीं पता कि इसमें कितना सच है कितना सही है। एक बोलता था यार मैं तो अंडर 16 में मुझे जानबूझ के आउट कर दिया गया, मुझे सिलेक्ट नहीं किया, मुझे अंडर 19 में नहीं रखा, ठीक है, रणजी में तो मेरा नंबर आना था। तो ये चीज है, लेकिन क्या एमएमए के अंदर भी ऐसा है कि कभी कोई लोग बोले यार मैं तो बहुत ही अच्छा फाइटर था भाई इंडिया का, लेकिन मैं आगे आ ही नहीं पाया? क्या ऐसा है एमएमए के अंदर? ऐसा होता है, देखो ऐसा, देखो एक तो आई एम सॉरी बट लेकिन ऐसा होता है कि जो कुछ अचीव नहीं कर पाया डेफिनेटली हम कुछ बोलेंगे कि भाई ऐसा हुआ मेरे साथ, सबके साथ प्रॉब्लम होती है। बट जैसे एमएमए में क्या है कि पॉलिटिक्स तो क्या होगी, देखो फाइट केज के अंदर क्या पॉलिटिक्स, आपको मारना है, एक दूसरे को खत्म करना है बस। अगर देखो मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपका अपोनेंट, सपोज आप किसी की टेरिटरी में जा रहे हो उसके अपोनेंट से लड़ने, तो आप जजेस पे डिसीजन छोड़ो ही मत, जजेस पे जाएगा तो ऑब्वियस पॉलिटिक्स होगी वहाँ पर कि वो उसको दे देंगे, ऐसा अक्सर होता है। तो इससे मैच्योरिटी हो गया, टाइम के साथ मैच्योरिटी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन हम लोग मेहनत करते हैं लेकिन हमें पता है भाई कि क्या होने चाहिए आगे स्टेप, ये बंदा सही है कि नहीं है, इसके साथ रहूँ कि नहीं रहूँ। मुझे लगता है कि मेहनत के साथ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें बच्चे समझेंगे कि हाँ भाई ऐसा है कि अगर ये बंदा सिर्फ मेरी बड़ाई कर रहा है तो डेफिनेटली कुछ तो गलत है। कोई जब रियल बोलता है हमें लगता है कि भाई ये गलत बोल रहा है, तो कई बार रियल बंदों का बहुत कम करते हैं। जैसे कोचेस का बहुत सीन होता है इंडिया में, दे आर रियल लेकिन नोबडी केयर्स अबाउट देम। सो दिस थिंग लाइक मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ख्याल से मेहनत के साथ। बिल्कुल। तो अंगद भाई एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी जो फाइट है इसमें और बॉक्सिंग में कितना डिफरेंट है? सिर्फ बॉक्सिंग, अगर बहुत सारे लोगों को भी कंफ्यूज है कि यार एमएमए फाइट और बॉक्सिंग में क्या अंतर है, कि एक को मैंने बोला हाँ बोले यार बॉक्सिंग करते हैं, तो कितना अंतर है बॉक्सिंग और इसमें, कितना फर्क है? बॉक्सिंग में खाली हम हाथ चलाते हैं और एमएमए में बॉक्सिंग भी करते हैं, रेसलिंग भी करते हैं, किक बॉक्सिंग, एवरीथिंग, जितने भी मार्शल आर्ट है, इवन कराटे हो गया, सब कुछ हो गया, स्पिनिंग बैक किक से लेकर एल्बो से लेकर मुआई थाई, नी, सब मिक्स है। बॉक्सिंग में खाली हाथ हो गया, सिर्फ ओनली हाथ। मतलब पूरी बॉडी आपको जो करना है, आपको किक मारना है, आपको हैंड मारना है, आपको कुछ भी करना है, तो चोक सब कुछ। तो ऐसा कोई फाइट जो आपको लगा हो कि यार ये फाइट मतलब जो आपको हमेशा यादगार फाइट लगी हो, आपने जितनी भी फाइट करी, और कि मेरी बेस्ट फाइट थी अपने तरफ से, आपकी तरफ से? जो मेरी लास्ट फाइट थी वो मेरी बेस्ट फाइट थी, क्योंकि मैं उसमें हारा हूँ, पर जब मेरे पाँव टूट गए थे, मतलब एक पैर टूटा हुआ था, एक पैर में लिगामेंट नहीं था एसीएल, लेकिन लोग करते हैं फाइट इसमें भी, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। देखो बड़ी बात है लेकिन एज अ फाइटर के लिए बड़ी बात नहीं है क्योंकि करते हैं, लेकिन दिक्कत थी मेरे एमसीएल में, मेरा जो लेफ्ट पाँव था ये भी एमसीएल टीयर हो गया था, इसके भी लिगामेंट कंप्लीट टीयर नहीं था, ग्रेड 2 टीयर था, बट लाइक इट वाज वेरी टफ। तो जो मेंटलिटी मैं जूझ रहा था जिससे, उस मेंटलिटी को पार करके मैं फाइट करने गया, मैंने अपना पूरा दिया, और इवन फाइट भी ऐसा था कि मैं पीछे नहीं हटा, मैं फिनिश के लिए जा रहा था। तो वो फाइट आई थिंक वो मेरे लिए एज अ माइंड सेट के लिए, क्योंकि वो जो मेंटली पार करके खेलना वो मेरे लिए बेस्ट था। वो जॉन डे शायद वही फाइट, वो कौन से कंट्री में फाइट कर रहे थे? वो थी चाइना में।
वो चाइना में फाइट थी, जो फाइटर था शायद जॉन डेवल वो कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे? फिलीपींस को। वो फिलीपींस Yes. को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो वो कितने मिनट का फाइट हुआ? वो 3 मिनट 3 साढ़े 3 मिनट 3-3.5 मिनट का फाइट जी। हुआ, और उसके बाद भी इंजरी हुई। उसमें इंजरी नहीं हुई। तो उसके बाद उसके बाद कोई और फाइट करी या अभी? अभी जो मेरी फाइट थी ये थी अभी लास्ट फाइट हुई फाइट। थी। तो अभी इन दिनों ओनली अपनी प्रैक्टिस करना, रिकवर करना। देखो इस दिनों, अब देखो मैं इंजर्ड हूँ और एमएमए को सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट से, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं रिटायर हो गया, मैं कुछ भी बन गया। तो आई एम वर्किंग ऑन माय सोशल मीडिया, ब्रांडिंग माई सेल्फ, गेटिंग डील्स फ्रॉम ब्रांड्स। सो अभी ब्रांड्स को डील्स कर रहे हैं मेरे साथ, तो आजकल मैं यही कर रहा हूँ क्योंकि मैं यही कर सकता हूँ अभी। तो बस यही चल रहा है। और रनिंग कितनी जरूरी है यार स्टेमिना बढ़ाने के लिए? रनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रनिंग मतलब जब हम ऑफ सीजन होता है हम भी 15-20 किलोमीटर भागते हैं। हमारे ऐसा होता है, जो पहाड़ है माल देता वाला, उसमें वो ऊपर रनिंग करनी है। कभी सर्वे चौक से तुम्हारा सिगर फॉल तक हो गया। रनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 15 से 18 किलोमीटर हम करते हैं, लेकिन जब फाइट आने लगती है तो हम लॉन्ग डिस्टेंस को शॉर्ट स्प्रिंट्स में चेंज कर देते हैं, क्योंकि फास्ट वी हैव टू बी फास्ट लाइक दिस। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी कंट्री के, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे अच्छे फाइटर हैं यार, जो रियल है कि मतलब इस देश के रियल में फाइटर हैं अच्छे? अमेरिकन आप बोल सकते हो, अमेरिकन यस। क्योंकि जैसे दागिस्तान हो गया, यहाँ के फाइटर अच्छे हैं, लेकिन उनका क्या है कि खाली वन रेसलिंग वाला पार्ट ज़्यादा होता है। तो अभी क्या होता है, देखो यूएफसी में क्या होता है, डोमिनेशन होता रहता है। कभी रेसलर डोमिनेट करते हैं, एक टाइम जो था जब जिस्टो वाले डोमिनेट करते थे, ग्राउंड पे आके सबमिशन लगा रहे थे। कभी बॉक्सर ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे इस स्पोर्ट्स को, अभी रेसलर कर रहे थे। पर मुझे लगता है कि बहुत जल्द की बॉक्सर जो है वो दोबारा डोमिनेट करने वाला है। जैसे अभी इलिया टोपुयर है, तो उसका स्टाइल बॉक्सिंग रेसलिंग है। तो रेसलिंग में क्या होता है, किसी ने आपको नीचे गिराया, आप होल्ड कर रहे हैं, उसके साथ ग्रैपलिंग जिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अक्सर क्या होता है, मैंने स्क्रैम्बल किया, मैं खड़ा उठा, और रेसलिंग नीचे गिराने में स्टेमिना बहुत लगता है। तो बॉक्सर क्या करते हैं, खड़े उठते हैं, दोबारा मारते हैं। तो एज अ स्ट्राइकर वाइज, एज अ इवोल्यूशन वाइज, मुझे अमेरिकन फाइटर्स बहुत सही लगे। सेकंड, आपके जो दागिस्तानी जितने फाइटर हैं वो बहुत टॉप नॉच हैं। ऐसा क्या है यार, हम भी तो इंसान ही है। मतलब एक क्वेश्चन है मेरा कि यार 147 करोड़ का देश है हमारा, फिर भी हमसे ज्यादा मेडल वो लेके जा रहे हैं। मैंने आप देखो चाइना का मेडल देखो यार, है ना, अब यूएस देख लो। ऐसा क्या है, रीजन क्या है यार कि वो देश चाहे ओलंपिक हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे एमएमए हो, वो हमसे आगे हैं? ये किस चीज की कमी है? हमारे फाइटर्स की कमी है या कोई और कमी है? देखो कमी सब में है। फाइटर्स की कमी भी है कि एक टाइम जीतने के बाद हमें लगता है कि भाई हो गया बस, और स्ट्रक्चर हो गया नहीं है हमारे पास, टू बी ऑनेस्ट। और बहुत सारी चीज़ें, देखो स्पोर्ट्स में खाली स्पोर्ट्स ही नहीं है, स्पोर्ट्स इज लाइक बिग थिंग, इज लाइक इवन देखो हम क्रिकेट में अच्छा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास स्पोर्ट्स फिजियो है। एक एथलीट के पीछे स्पोर्ट्स फिजियो लगा होगा, साइकोलॉजी वाला लगा होगा, न्यूट्रिशन वाला लगा होगा, एथलीट लाइक स्लीप वाला लगा होगा कि भाई स्लीप सोना जरूरी है, रिकवरी लेके क्या क्या मशीन है। जब मैं सही से रिकवर करूंगा तभी तो मैं ट्रेनिंग करूंगा। अब कॉम्बैट स्पोर्ट्स डिफरेंट, लाइक इसमें इतना पैसा नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑडियंस नहीं है इतनी। तो हर चीज़ का रोल है इसमें, थोड़ा थोड़ा सबका। इवन गवर्नमेंट का भी रोल है कि पुश नहीं करते हैं। फिर ये सब होने के बावजूद भी फाइटर्स की भी गलती है, कई बार वो ट्रेनिंग नहीं करते हैं। सब बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी की, हम इतने बड़ी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। टाइम के साथ वो हम्बलनेस आपके अंदर है कि नहीं है, ये भी है। अब बहुत बार देखते होंगे कि लड़का फेमस हो गया, उसके ऊपर गर्लफ्रेंड बन गई, हो गया भाई चलो, ये तो बहुत कॉमन है। तो ये चीज़ें कैसे, क्योंकि ये चीज़ें तो होगी, एक टाइम के बाद आपको शादी करनी होगी, सब कुछ करना होगा, लेकिन वो मेहनत कंटिन्यू है कि नहीं है, वो डिपेंड करता है। यार फैमिली भी तो कहती हो यार, घर वाले नहीं बोलते कभी यार बेटा इसको छोड़ यार, कितनी चोट लग गई शरीर को, इतनी हड्डियां टूट गई, तो फैमिली तो बोलते हो यार, घर वाले तो घर वाले ही हुए ना भाई। फैमिली तो फैमिली हुई अपनी, दुनिया की कोई भी हो, चाहे मैं बोलता हूँ वर्ल्ड चैंपियन की भी होगी तो फैमिली फैमिली होगी। चोट दुनिया को दिखाई दे रही हो ना दिखाई दे रही हो, लेकिन आपके माँ बाप फैमिली को जरूर दिखाई देगी। जब भी किसी फाइटर का या आपका भी ये पैर टूटा, ये टूटा, ये टूटा, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? बोला नहीं बंद कर यार इसको? नहीं, घर वालों ने तो पूरी कोशिश की मुझे, लाइक तो मैं मेजर फाइट में तो घर जाता ही नहीं था। तो मुझे पता घर जाऊंगा तो फिर वो सुनाने लग जाएंगे, तो दे डिड एवरीथिंग। पर वही है कि ये चीज़ आई थिंक ज़रूरी है जब वो बोलते हैं, क्योंकि ये आपको मेंटली स्ट्रेंथ देती है बात के लिए कि भाई उस समय ऐसी सिचुएशन थी, तूने उसमें खेला, तो तू आज क्यों नहीं खेल सकता। घर वाले तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, बट मन नहीं लगता, क्योंकि यही चीज़ करनी है। तो अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि ऊपर ने बोला है भाई ये करना है तो यही करना है। लेकिन आपको लगता है ना कि यार इंडिया के अंदर इसकी ऑडियंस बढ़नी चाहिए? हाँ जी, बढ़नी चाहिए, है ना, ताकि देखो ऑडियंस सपोर्ट मिलेगा तो शायद तभी बहुत सारे और नए फाइटर्स आएंगे इंडिया के अंदर।
यस, आप बहुत सही कह रहे हो, सॉरी प्लीज। नहीं इट्स ओके, क्योंकि देखो एक्चुअली क्या है, अंगद भाई का भी कहना बिल्कुल ठीक है। हिंदुस्तान के अंदर भाई एक बार रिंग में उतर कर देखो यार, 3 मिनट उतर कर तो देखो, 3 मिनट आपको 300 साल जैसे नजर आएंगे। ये मैं आपको कह रहा हूँ, कभी आप किसी फाइटर के साथ छोड़ो, एक नॉर्मल रिंग के अंदर 3 मिनट फाइट करो, वो 3 मिनट और अपने 300 साल गिन लेना, बराबर आएगा नजर। तो दुनिया में कोई भी स्पोर्ट्स तभी आगे बढ़ सकता है जब उस देश की ऑडियंस हो। अगर ऑडियंस ही नहीं होगी तो कैसे स्पॉन्सर आएंगे यार, कैसे शो होगा। कल अगर सपोज करो, अंगद भाई का जो कहने का मतलब है कि अगर आप लोग आईपीएल देखना बंद कर दो, आईपीएल ही नहीं होगा ना यार, ऑडियंस नहीं होगी तो लोग क्रिकेट देखेंगे कैसे। आप देखते हो तभी वो गेम आगे बढ़ता है। जब तक हिंदुस्तान की जनता उस गेम को नहीं देखेगी, उस गेम को सपोर्ट नहीं करेगी, तो हिंदुस्तान में वो स्पोर्ट्स आगे नहीं जा सकता। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि शायद जितने भी गेम होंगे इंडिया के, ये सबसे टफ गेम होगा यार। मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा गेम हिंदुस्तान का जिसमें ये कहते होंगे या दुनिया का कोई गेम कि भाई मैं मार खाने जा रहा हूँ या किसी को मारने जा रहा हूँ। यस, आई मीन जब मैं अभी बंगटोक में था थाईलैंड में, तो मेरे पे एक बंदा आया, तो वो था सिंगापुर का, तो उसने मुझे पहचाना, अंगद बीस्ट, उसने मेरे साथ फोटो खींची, उसने कहा बिग फैन ऑफ यू। और मेरे पास कोरियन बंदे भी आए, मेरी वो कोरियन वाले के साथ लड़ाई हुई थी तो कोरियन बंदे भी आए, उन्होंने बोला सर यू आर चैंपियन, आपने वो फाइट जीती थी, उसमें थोड़ा डिसीजन का हो गया था। तो मतलब मैं बहुत ही शॉक्ड था ये चीज देख के। और मैंने देखा कि जैसे मैं अपनी मतलब हमारी कंट्री में ना इतना बुलिंग बहुत ज्यादा करते हैं, जैसे कोई भी अगर हारता है, कोई भी डाउनफॉल आता है किसी का, दे आर लाइक करने लग जाते हैं पोक करने की, तू ऐसा है, तू ये है, तू वो है, तो वो सपोर्ट नहीं है। और मैं बहुत ही शौक था जब मैंने ये देखा कि अच्छा, तब मुझे रियलाइज अच्छा ये बात है कि बाहर वालों के लिए सपोर्ट बहुत है, दे आर लाइक, आई मीन ऐसा आई होप कि हमारे इंडिया में चेंज हो कि ये सारी चीजें कि हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें ये देखना चाहिए कि टफ गेम और कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत ही मेहनती है और मेंटली बहुत है हमारे अंदर। अभी आप देखो कि डिप्रेशन कितना बड़ा टर्म है, और मैं मानता भी हूँ, लेकिन हम तो डिप्रेशन खाते हैं ना, नाश्ते में खा जाते हैं। हम बचपन में क्या डिप्रेशन था, हमें कुछ नहीं था, जो जबकि वो मेंटली बाउंडेशन आई थी। तो मुझे लगता है कि मेंटली स्ट्रेंथ में हम इंडियन सबसे आगे हैं। इट जस्ट हमको सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट होगा, ऑडियंस देखेगी, ऑफकोर्स ब्रांड्स आएंगे आपके पास, वो इन्वेस्ट करेंगे, और तब वो पैसे लगा सकते हैं अपने आप पे, अपने फिजियो पे, साइकोलॉजी पे, डाइट पे, न्यूट्रिशन पे। क्यों नहीं हो सकते हमारे पास चैंपियन? नहीं बिल्कुल अंगद जी, देखो जैसे आपने बोला ट्रोल विरोध, तो मैं ये कहूँगा कि मेरा ये मानना है इस दुनिया में, देखो विरोध किसका होगा, विरोध उसी का होगा जो बढ़ रहा होगा, है ना यार। जो खुद ही जमीन में होगा उसको कौन विरोध करेगा, उसको कौन गिराने की सोचेगा। अगर दुनिया में आपका कोई विरोध भी कर रहा है, आपको ट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो समझ जाओ कि आप सक्सेस की सीढ़ियों में चल रहे हो, ठीक है। दुनिया में उसी का ट्रोल करना शुरू करते हैं लोग, क्योंकि कभी आपने सुना है कि किसी मरे हुए इंसान की कोई बुराई करता है, या मरे इंसान को कोई बुरा कहने की कोशिश करता है, उसको गिराने की। क्योंकि मरा हुआ, एक कहावत है दुनिया के अंदर कि 2 आदमी कभी बुरे नहीं होते अंगद भाई, एक तो हारा हुआ नेता और मरा हुआ इंसान। हारा हुआ नेता कितना भी बुरा हो, लोग कहेंगे यार ये नेता इससे ठीक ही था, और मरा हुआ इंसान कितना भी बुरा हो, बोले यार आदमी इतना बुरा नहीं था यार, खत्म हो गया बेचारा। तो 2 लोगों का तो विरोध होता ही नहीं है। तो लेकिन इंडियन ऑडियंस के लिए आपका कोई ऐसा मैसेज इस देश के लिए या आने वाली पीढ़ी के लिए? यस, मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि आप सपोर्ट करते रहो अपने आसपास जितने भी लोग हैं। मेरे ख्याल से इस स्टेज पर आके मुझे रियलाइज है कि सपोर्ट बहुत मैटर करता है। लाइक कोई भी हो, इट डजंट मैटर कि मैं स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, इवन स्टडी में बच्चों को सपोर्ट देना, सपोर्ट इज वेरी नेसेसरी फॉर एवरीवन। और नशे के लिए इस गेम से नशे के लिए यार आप इसका नशा लगाओ, कसम से मैं कह रहा हूँ आपको। अब हम कह रहे हैं ना कि कितना टफ है भाई, इतना मजा आता है रिंग के अंदर जाके ना, इट्स लाइक मैं अलाइव फील करता हूँ। ये लाइफ बहुत बोरियत है, नशा करना, खाना पीना, सोना। भाई गोल चेज करो, क्योंकि गोल चेज करने में जो मजा है ना, उसका नशा सबसे अलग है। इट्स लाइक जब मैं मार खाता हूँ, इट्स डिफरेंट। जब मारता हूँ खून आ रहा है, इट्स लाइक आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई ये ऐसा ऐसा, लेकिन जब उस पेन को झेल के आप आगे बढ़ रहे हो, वो खुशी मैं किसी को बता भी नहीं सकता, क्योंकि वो सिर्फ मैं ही फील कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि ऐसा नशा बहुत ज्यादा जरूरी है। ये करो आप। और एक चीज और, जैसे लोगों को लगा होगा कि यार हम ऐसे ही बोल रहे हैं, तो एक अपने भाई, वो अंगद भाई का, वो मेरे को एक बार देना यार, मैं एक बार दिखा भी दूं ऑडियंस को, क्योंकि हमारा तो अनकट है भाई, हटेगा भी नहीं। ये देखो एक बार यार, 1 मिनट में फ्रेम, 1 मिनट, ये इसको देख लो भाई, ये पहन के आ रखे हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये पहन के पैर बिल्कुल, ये आप ये देखो, ठीक है, ये ऊपर थोड़ा सा, हाँ ये देखो, ये पहन के भाई यहाँ तक आ रखे हैं। और आप ये लगा लो यार कि यहाँ तो लोग मतलब
बिल्कुल कि फ्री होने के बाद भी अगर आदमी के पास वक्त है तो भी आदमी नहीं आता। एक आदमी इस हालत में आने के बाद भी बोला यार नहीं लक्की भाई बिल्कुल पॉडकास्ट करेंगे करके, ठीक है, और पॉडकास्ट करने आए। तो सर एक बात बोलना चाहूँगा, देखो नहीं बात आपने बुलाया हाँ क्योंकि आप देश को भी रिप्रेजेंट करते हो, आप लोग भी करते हो, हम्म, तो मैं वही बोल रहा था, आप कुछ भी बोलो, अब मैंने बोला था आपको आप कहीं भी बुलाओ नहीं, मैं आ जाऊंगा, क्योंकि आप लोग हमारे हीरो हो, देश के जो नौजवान है, जो सैनिक है। देखो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है कि जब हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, बिग कंट्री, और हम अपना जी तोड़ देते हैं, तो देश का सैनिक भी ऐसा ही है कि अपना पूरी जान लगा के वो ऐसे लोगों के लिए सेक्रीफाइस करेगा कि जो उन्हें जानते भी नहीं लेकिन करता है वो देश के लिए करता है। तो ये बात मुझे बहुत ही बड़ा मोटिवेशन देती है, हमेशा बोलता हूँ। तो सर आपके लिए बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है, जो हमारे सैनिक है उनके लिए बहुत बड़ी रिस्पेक्ट, दिल से बोल रहा हूँ। सो अगर आप टूटा क्या दोनों पाँव टूट जाते मैं आपके लिए आ जाता। अरे नहीं अंकल भाई। और दूसरी चीज क्या है भाई, एक चीज और है, सुनो, बहुत सारे लोगों को आजकल शौक है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया में कई बार देखता हूँ कि गैंगस्टर्स को फॉलो करना, चीजें करना। अगर सच में आपको लगता है ना यार कि आप में ताकत है, आप दूसरे को मार सकते हो, तो MMA से बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए कुछ भी नहीं है यार। आप मारो तो सही, आप में कितनी ताकत है आप एक रिंग के अंदर दिखा दो। तो मैं कह रहा हूँ कि पर्सनली मैं आपसे मिलने आऊंगा यार। आप दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, जो आज आप कहते हो ना कि यार आपको भाई बनने का शौक है, हर आपको बड़े गैंगस्टर्स बनने का शौक है, आपको दुनिया में मारना है वन कॉल में, बस एक बार रिंग के अंदर आकर दिखा दो यार, आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो। जो हर रोज आप सपने देखते हो या आप ड्रीम में आप एक गलत फहमी में जी रहे हो कि आप बहुत पावरफुल हो, तो आपको शायद 3 मिनट के रिंग के अंदर पता चल जाएगा आपके अंदर कितनी काबिलियत है। तो अंगद भाई, हम तो चाहते थे कि बहुत ही मतलब पॉडकास्ट करना, क्योंकि हमारा जो पॉडकास्ट होगा कट ही नहीं होगा मेरे भाई, ये जैसा है वैसा ही दिखाई देगा। अपने कितने मिनट हो गए मेरे दोस्त? 40 हो गए, तो 10 मिनट और बिल्कुल हमारी बैटरी चलेगी। तो एक चीज और इतना करते हैं अंगद भाई, एक उत्तराखंड में कोई है MMA का इस टाइम? हाँ बहुत है एकेडमी उत्तराखंड के अंदर मेरी भी खुद की एकेडमी है, आपकी खुद की एकेडमी अंगद भाई की? तो कह रहा हूँ भाई यहीं चले जाना फाइट सीखने यार, ठीक है, यहीं फाइट सीखने चले जाओ। एक इतना एक्सपीरियंस फाइटर आपको मिल जाएगा, तो इससे अच्छी तो बात ही नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि आपको स्टार्टिंग में कोच ऐसा मिला होगा। नहीं स्टार्टिंग में तो बहुत मुश्किल था। देखो हमने एकेडमी ज्वाइन की थी, ठीक था उस समय अच्छा, लेकिन देखो वो MMA नहीं था टू बी ऑनेस्ट। मैंने तो 3 साल बाद मुझे पता चला कि यार टेक्निक ये थी, एंड वो कैसे करके उस समय एकेडमी थी, मैं पूरा इंडिया घूमा, इधर गया उधर गया। फिर मुझे एक ब्राज़ील का एक कोच मिला बेंगलोर में, 20 दिन मैंने उसके अंदर ट्रेनिंग की और मैं शॉक्ड हो गया कि 2 साल से मैं क्या कर रहा था। फिर मैंने सीखा, अब इस स्टेज पर आके मैं और चीज़ें सीख रहा हूँ कि भाई एक टाइम के आने के बाद इट्स नॉट जस्ट ट्रेनिंग, इट्स मोर देन ट्रेनिंग, कि भाई साइकोलॉजी हो गया, ये डाइट न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट चाहिए आपको, चैम्प बनना है, एज चाहिए वो, और ये सारी चीज़ें आप ऐसा नहीं है कि आपको पैसे देने हैं। जस्ट यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो कि बेस्ट बुक ऑन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, आप पढ़ो उसे, बेस्ट बुक ऑन रिकवरी, आप उसे पढ़ो, इट्स ईजी थिंग। पर वो गाइडेंस जो हमने किया अभी जो मेरी अकेडमी म्यूटेंट MMA में, यहाँ से बहुत बड़े फाइटर्स निकले हैं। कभी आप देखोगे अमिंदर, दिगंबर, ऐसे बहुत सारे फाइटर्स हैं। तो हम वो कर रहे हैं जो हमने मतलब किया और एकदम से लड़कों को मिल रहा है। तो अंगद भाई एक चीज़ और, जैसे आपका जो स्पोर्ट्स है, हम लोग क्या होता है, जैसे हमारे को भी सिखाया जाता है कि हमें, जैसे हम कभी ऑपरेशन के लिए जाते हैं, हम रॉक क्लाइंबिंग करता हूँ मैं, तो मैं एक चीज़ ध्यान देता हूँ कि जब भी मैं रॉक क्लाइंबिंग कर रहा हूँ, मुझे अपनी बॉडी के 3 हिस्से दीवार के साथ रखने। 2 अगर पैर हैं, 1 हाथ है, अगर 2 हाथ है, मैं एक ही हिस्सा छोड़ूंगा। जैसे अगर मुझे कहीं पर चढ़ना हो तो मैं 3 हिस्से को वॉल के साथ हमेशा कनेक्ट करके रखता हूँ। तो ऐसी MMA के अंदर आपका कोई खास चीज किया नहीं कि मुझे मेरा राइट हैंड मेरा मास्टर है, मेरा लेफ्ट मास्टर है, मेरा राइट मास्टर है? तो ऐसा कोई, हर फाइटर का तो सबका अलग होता है इसमें कि या सबका एक जैसा होता है? नहीं, सबका अलग अलग स्टाइल होता है। जिसका कोई रेसलर अच्छा होता है तो वो नीचे गिराएगा, कोई बॉक्सर अच्छा तो वो हाथ चलाएगा, कोई किकर अच्छा तो वो किक मारेगा, ऐसा होता है। लेकिन जैसे आजकल तो क्या है, देखो आजकल आप लोग भी एनालाइज कर लेते होंगे। फॉर एग्जांपल अगर कल किसी को अंगद भाई के साथ फाइट करनी हो तो बोला यार उसका राइट मास्टर है क्या भाई, राइट, ठीक है, इस राइट को कैसे कंट्रोल करना है, तो उसके लिए भी तो तैयारी करते हैं। तो आप भी किसी फाइटर को पहले से एनालाइज करते हो कि इस फाइटर की ये चीज बहुत स्ट्रांग है, मुझे इसको कंट्रोल करना है, तो मैं आधी फाइट जीत गया। तो इस तरह का ऐसा होता है। ऐसा होता है जैसे अगर मैं रेसलर के अगेंस्ट खेल रहा हूँ तो मुझे नीचे गिराएगा तो मुझे खड़ा उठना आना चाहिए, उसे स्कैम्बल्स कहते हैं। एक तो पहले नीचे गिरना ही नहीं है, गिरेंगे तो अपर बैक नीचे नहीं होनी चाहिए, गिरेंगे तो उसकी चेस्ट मेरे चेस्ट पे नहीं होनी चाहिए। मुझे स्कैम्बल्स करना है, स्कैम्बल्स करना है, फिर तोड़ना है उस बंदे। कोई किकर है तो किक रेंज से दूर रहो। जब
कोई किक कर रहे हो तो किक की रेंज से दूर हो, जब अटैकिंग कर रहे हो तो किक की रेंज के अंदर हो, तो वो किक मार ही नहीं पाएगा। कोई बॉक्सर है तो उससे नीचे गिराओ, ये चीज चलती रहती है। वो फाइट के अकॉर्डिंग, अपोनेंट के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं। यार मैंने एक पिक्चरों में बहुत देखा है, मैंने, अब बच्चों ने भी देखा होगा जो भी देख रहे हैं, एक पिंजरे के अंदर फाइट होती है, वो क्या होती है यार, पिक्चरों में दिखाते हो क्या है वो? पिंजरे एक लोहे का वो होता है, दो फाइटर अंदर जाते हैं, वो कौन सी फाइट है? वो है कोई फाइट दुनिया के अंदर, या ऐसी सिर्फ एक वो बना रखा है कि दो लोहे के, मतलब एक पिंजरा टाइप बना लेते हैं, दो फाइटर अंदर जाते हैं, और वो सिर्फ पिक्चरों में ही होता है या रियल में भी ऐसा होता जैसे है? जो हमारा भी ऐसे ही होता है, हमारे अच्छा। पिंजरे, मतलब पिंजरा तो ऊपर तो नहीं होता है केज, हाँ। लेकिन हमारा ऐसा होता है कि सर्कल में होता है। अच्छा। 8 एच का जो लोहे का होता है। हाँ, वही इसी में बात बता रहा हूँ। तो उसके अंदर मतलब वो बंद हो जाता है, बंद हो जाता है, अब करो है? हमें उसी 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 पिंजरे की बात कर रहा हूँ, वो लोहे का चारों तरफ से होता है। और जैसे एमेचर होते हैं उसमें 3 राउंड होते हैं, 3-3 मिनट के, 1 मिनट का रेस्ट होगा। जैसे हमारी फाइट में 3 राउंड होते हैं 5-5 मिनट के, 1 मिनट का रेस्ट होगा। अगर आप बेल्ट के लिए खेल रहे हो तो 25 मिनट का, मतलब 5-5 मिनट के 5 राउंड होंगे। तो कौन झेल पाएगा 25 मिनट फाइट? वही तो। लेकिन पिंजरे के अंदर तो जाते आदमी का तो वैसे ही दिमाग खराब हो जाएगा राधा यार, एक तो पिंजरे में बंद कर दिया। वही मैं कह रहा हूँ कि मेडिटेशन इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने अंदर, अगर आपने कंट्रोल कर दिया ना, तो आप तब इट डजंट मैटर कि आपको कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं है। तो जैसे ही इंडिया से बाहर जाते हैं, हाँ जी। कभी भी जब भी फाइट जीतते हैं तो सबसे पहले कौन याद आता है यार? जब हम विदेशी धरती के अंदर किसी विदेशी फाइटर को हराएं तो उस टाइम अपने जहन में सबसे पहले क्या याद आता है? मतलब आप खुशी की बात कर रहे हो या क्या, लाइक कि मैं, देखो, सबसे हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं कि जिसने हमें जिताया, हम वी आर हेल्पफुल फॉर देम, मेरी टीम या मेरे कोचेस या जो भी है। लेकिन एज अ खुशी या दुख बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो मैं जिस लेवल की बात कर रहा हूँ, जैसे जेन मोड होता है कि यू डोंट रिएक्ट। अगर आप जीत रहे हो तभी रिएक्ट मत करो, अगर आप हार रहे हो तभी रिएक्ट मत करो। ये लाइफ है, बस इसको जियो। तो जैसे मैं, आप कभी धोनी को देखोगे, आप जीतने के बाद वो कभी नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। अगर देखोगे ऐसे बहुत सारे फाइटर्स हैं, ऐसे एमएमए भी हैं, यूएफसी में भी हैं, ऐसे बहुत सारे फाइटर हैं। तो वो लेवल का माइंडसेट चाहिए। आप ग्रेटिट्यूड फील करो कि हाँ यू आर लाइक, है आप उनकी वजह से हो यहाँ पर, लेकिन कभी उसमें घमंड हो गया या जीत में इतनी खुशी नहीं होनी चाहिए कि बस हो गया बस। यार किसी महान आदमी ने कहा है कि दुनिया के अंदर पूरी दुनिया को वो जीत सकता है जिसको दुनिया की सबसे बड़ी जीत से भी फर्क नहीं पड़ता, और सबसे बड़ी हार से भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दुनिया में उसको कोई हरा ही नहीं सकता। तो ऐसा बनना कि ना तो मुझे हार से फर्क पड़ना है भाई, ना मुझे जीत से फर्क पड़ना है। और मैं सही बता रहा हूँ अंगद भाई, ये मैं यहाँ पर नहीं बोल रहा, मैंने जिंदगी में एमएमए फाइट का नाम ही आपसे सुना कि एमएमए फाइट है, मेरी अपनी ही दुनिया थी, मुझे पता भी नहीं था। मैं मतलब पढ़ के आ रहा भाई, इसमें इतने मुश्किल नाम है ना, पूछो मत। पहले मैंने देखा अरे एमएमए है क्या, एमएमए के अंदर सब कुछ जानना, फिर देखा एमएफएन एक फाइट, मैट्रिक्स फाइट, फिर मैंने देखा रोड टू यूएफसी, फिर मैंने देखा यार रोड टू यूएफसी में, साला यूएफसी में क्या फर्क है, रोड टू यूएफसी में क्या फर्क है। तो मुझे पूरा मैं समझने की कोशिश करी कि यार एमएमए एक पूरा वो है, उसके अंदर ही अलग अलग टूर्नामेंट, और दुनिया का शायद सबसे बड़ा टूर्नामेंट यूएफसी है ना। तो यही समझने में, इतना तो बताओ यार, तो मेरे को इतना टाइम लग गया भाई समझने में। यस सर, ऐसे ही है इसमें कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारी, उससे पहले भी आपको एमेचर फाइट जीतनी है, एमेचर से ही पहले और बेसिक की बॉक्सिंग अलग हो गया, रेसलिंग अलग हो गया, जित्सु फिर हो गया। जित्सु रेसलिंग को तोड़ने के लिए बना हुआ है, बॉक्सिंग रेसलिंग को तोड़ने के लिए बना है, किक बॉक्सिंग बॉक्सिंग वाले को तोड़ने के लिए है। तो हर एक मार्शल आर्ट का तोड़ दूसरा मार्शल आर्ट है, और सब मिक्स हो गया अब, तो वो मिक्स मार्शल आर्ट हो गया। पर लेकिन मजेदार है, जो ही बोला इट्स लाइक अमेजिंग। पहले तो भाई 2-4 दिन नाम याद करने में लगेंगे कि इसके नाम क्या हैं करके, 2-4 दिन पूरे कि ये फाइट ये फाइट ये फाइट। लेकिन हमारे को बात करके बहुत अच्छा लगा, और सबसे बड़ी बात मैंने आपको दोबारा करा अंगद भाई की, मैं भी, मुझे प्राउड, वैसे तो हम पूरे हिंदुस्तानी है, जब भी मैं भाई हिंदुस्तान से बाहर जाता हूँ तो हर आदमी के लिए हिंदुस्तान ही है, लेकिन उत्तराखंड से मुझे, देखो मैंने आपको क्या बोला कि हम उस उत्तराखंड से, मैं हमेशा बात फौज की करता हूँ, देश की करता हूँ, एसएफ की करता हूँ, तो हम इस देश को 3-3 रेजिमेंट्स भी देते हैं। और मैंने आपको पहले स्टार्टिंग से बोला कि रुद्रप्रयाग की पहाड़ियों से, अब रुद्रप्रयाग चले जाओगे तो आपको, मुझे नहीं लगता कि यार एमएमए कभी किसी ने नाम भी सुना होगा 5 साल 6 साल पहले। तो आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोबारा जल्दी मिलेंगे, और सबसे यही कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी रिकवर हो, और हमारे को अंगद भाई के दोबारा फाइट देखने को मिले। तो अगली फाइट आपकी जहाँ भी होगी, इस देश में होगी, तो मैं पक्का आऊंगा भाई फाइट देखने के लिए। आपको मैं सबसे पहले बता दूंगा सर, फाइट है, आपको आना ही है। डेफिनेटली मैं भाई बिल्कुल फाइट देखने जाऊंगा। और इंडिया की ऑडियंस यार, एक बारी भाई कि पक्का सपोर्ट करो गेम को यार, स्पोर्ट्स को सपोर्ट करो। जरूरी नहीं है कि आप स्पोर्ट्स यार जीवन में आगे बढ़ने के लिए कर रहे हो, आपको मेंटली फ्री देता है यार, दुनिया की सारी टेंशन फ्री, आप गेम्स को खेलो यार।
अगर आपके अंदर गुस्सा है तो उस गुस्से को आप गेम के अंदर निकालो। आपके अंदर जितनी भी, अगर आपके अंदर जितना लगता है ना कि फ्रस्ट्रेशन है, उसको किसी और के ऊपर नहीं, उसमें रिंग में, दुनिया के किसी भी गेम में निकालो, ताकि आपको भी बेनिफिट हो और आपके देश को भी बेनिफिट हो। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंगद थैंक यू भाई। सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू दोस्त। तो इस पॉडकास्ट को यार वैसे ही दिखाई देगा, बिल्कुल कोई कट नहीं, अनकट, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोलता हूं कि हम एडिट करके दुनिया में किसी भी सच्चाई को नहीं छुपा सकते। और आप सभी को दोबारा थैंक यू। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू भाई, थैंक यू।